तो शुभ समाचार में देखिए, आज बात उन 3 तस्वीरों के साथ करेंगे जिनमें उम्मीद भी है, हिम्मत भी है और मेडल की आस भी है। देखिए, 3 तस्वीरें। सबसे खास तस्वीर विनेश फोगाट की, जिनका नाम आज देश और विदेश में बसे भारतीयों की जुबान पर बना हुआ है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल के बहुत करीब हैं। भारत की इस बेटी ने 50 किलोग्राम वर्ग भार की फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल्स में जगह पक्की कर ली है और ये ओलंपिक इतिहास में पहला मौका है जब भारत की महिला पहलवान ने फाइनल्स में जगह बनाई है। दूसरी तस्वीर देखिए, उस उम्मीद की है जो भारत नीरज चोपड़ा के रूप में देख रहा है। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में पहले थ्रो में ही 89.34 मीटर भाला फेंकते हुए फाइनल्स में जगह अपनी पक्की कर ली। अब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल के लिए कल फाइनल्स में एक्शन मोड में नजर आएंगे। वहीं जर्मनी से हार के बाद भी हॉकी टीम से पदक की आस लगातार बनी हुई है। टीम आज ब्रॉन्ज के लिए मैदान में उतरेगी। आज का मुकाबला जीतना भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। दिन तो आज का बहुत खास है, लेकिन वो नाम जो इस वक्त सबकी जुबान पर है वो है विनेश फोगाट। पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में अपना मेडल पक्का कर लिया है। विनेश 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को 5-0 से हराया है। पूरे मैच में लोपेजी विनेश से आगे टिक नहीं पाई। विनेश देर रात गोल्ड मेडल के लिए खेलेंगी। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में विनेश ने यूक्रेन की ओक्साना को चित कर दिया था। वहीं प्री क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक चैंपियन यूई सुसाकी को अंतिम 10 सेकंड में हराया था। वहीं ओलंपिक के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत की महिला पहलवान फाइनल में पहुंची है। इस हौसले और जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है और परिवार और गांव में खुशी है। परिवार की बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। विनेश ने जीत के बाद जब अपनी मां से बात की तो दोनों की आंखें भर आई। मां की आंखों में आंसू देख विनेश ने मां से वादा किया कि मां इस बार गोल्ड पक्का है। ये बुलंद हौसले ही हैं जो इन खिलाड़ियों को आगे लेकर जाते हैं। तो आइए समझाते हैं आपको कि कैसे विनेश फोगाट ने सारी चुनौतियों को एक एक करके पार किया और अपनी शारीरिक और मानसिक मजबूती के बूते ये कामयाबी हासिल करी। चलिए उसे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ओलंपिक में विनेश ने पहली बार 50 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश की है। उन्होंने पहले मुकाबले में पूर्व चैंपियन सुसारी को पटक नहीं दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुसाकी पिछले 82 साल में एक भी 22 फाइट्स में एक भी बार हारी नहीं है, मगर विनेश फोगाट के आगे वो टिक नहीं पाई। ठीक कहा गुंजन। और देखिए, वहीं उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में यूक्रेन के पहलवान को भी हराया था। फिर मौका मिला सेमीफाइनल्स का, जिसमें विनेश ने क्यूबा की खिलाड़ी को 5-0 से यानी रौंद दिया पूरी तरीके से। इसी जीत के साथ अब उनका मुकाबला फाइनल में अमेरिकी पहलवान से होगा। हालांकि फाइनल में पहुंचते ही विनेश का सिल्वर मेडल पक्का हो गया था और आज इसे गोल्ड में बदलने का गोल्डन चांस उनके पास है। तो देखिए, आज मध्य रात्रि यानी करीब 12:45 बजे 12:45 पर उनका अमेरिका की सराहा से भिड़ंत सीधे तौर पर होगी। देश के लिए ये गर्व के पल हैं क्योंकि विनेश ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली महिला पहलवान। जिस खिलाड़ी से फाइनल में विनेश को भिड़ना है उसे वो पहले भी हरा चुकी है। यही वो विनेश है जिन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक के लिए बैन कर दिया था। जोश और जुनून हो तो ऐसा, हार नहीं मानने का जज्बा हो तो ऐसा, जीत के लिए जिद हो तो ऐसी। ओलंपिक इतिहास में जो नहीं हुआ वो विनेश ने कर दिखाया। पेरिस ओलंपिक से समझो गोल्ड आ रहा है। देश की बेटी विनेश फोगाट ने भी देशवासियों को खुशी से झूमने का मौका दिया है। मंगलवार को एक के बाद एक विनेश मैट पर कमाल करती चली गईं और अपने तेवरों से इतिहास रच दिया। विनेश ने 50 किलोग्राम के फ्री स्टाइल वर्ग में क्यूबा की यूस्नेलिस गुजमैन को 5-0 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली। यानी पेरिस ओलंपिक में एक और मेडल हिंदुस्तान के लिए पक्का हो गया। जाहिर है ये लम्हे हिंदुस्तान की इस बेटी पर गर्व करने वाले हैं। लेकिन मेरी एक सोच थी सिर्फ कुश्ती में ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना, और वो सपने जो मेरे आज जो नजदीक हैं, जो ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए लगा था मैं, वो सपने में विनेश बेटी जो मेरा जो
सिद्ध करेगी। विनेश ने दिखा दिया कि खिलाड़ी कितना स्ट्रांग होता है और वो अपने देश की बेटियों के लिए लड़ सकती है तो अपने लिए भी लड़ सकते है, वो दिखा दिया। पूरा देश आशीर्वाद दे रहा, दुआएं दे रहा कि विनेश गोल्ड जीते। विनेश का फाइनल तक पहुंचने का सफर शानदार रहा है। उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसलेसिन गुज़मैन को पटकनी दी, जबकि उससे पहले क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना को 7-5 से हराया। वहीं प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की सुसाकी को 3-2 से मात दी। सुसाकी पिछले ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बता दें कि भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मगर अब विनेश ने फाइनल में पहुंचकर महिला रेसलिंग को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। विनेश फोगाट ने देश के लिए सिल्वर मेडल तो पक्का कर ही लिया है, लेकिन अब देश को उनसे गोल्ड की उम्मीद है। चरखी दादरी से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, विनेश का जब मैच चल रहा था तो पूरा परिवार और गांव के लोग एक साथ उनका मैच देख रहे थे। इस बीच हमारे संवाददाता ने विनेश फोगाट के गांव पहुंचे और उन्होंने महावीर फोगाट समेत गांव के कई लोगों से बातचीत की। सुनिए। जी, आपका भी एक बहुत लंबा सफर रहा है महिला कुश्ती को लेकर। मैं अगर आपको बोलूं तो फादर ऑफ वुमेन रेसलिंग भी बोल सकता हूं मैं आपको देश का। तो आप इस सफर को कैसे देखेंगे? पहले का क्या माहौल था, अभी का क्या माहौल है? देखिए, पहले तो आपने मीडिया सबको पता है और दंगल मुहिम देखा, क्योंकि मेरा परिवार के खिलाफ थे, मेरे माँ बाप खुद खिलाफ थे कुश्ती से, भाई लड़की कुश्ती नहीं होनी चाहिए, और रिश्तेदार भी गांव गांड के भी को काफ़ी जो प्रेशर डालते थे, बंद करो इसको, कुश्ती ना लो। लेकिन मेरी एक सोच थी भी सिर्फ कुश्ती में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना, और वो सपने जो मेरे आज जो नज़दीक हैं, जो ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए लगा था मैं, वो सपने में विनेश बेटी जो मेरा जो सिद्ध करेगी। गांव वाले भी हैं, इनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे। सर, आपकी गांव की बेटी है, मान तो बहुत महसूस होता होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और बहुत चीजें हैं जो उन्होंने साफ कर दी हैं। हमें तो 16 में उम्मीद थी उनसे, लेकिन वो चोट की वजह से रह गई। लेकिन अब की बात पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल लेके आएंगी। उम्मीद है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, बहुत ही बड़ी, हम तो इतने उत्साहित थे मैच जब शुरू हुआ तो, और उसके बाद जो मैच देखा तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, और जो हम उनसे उम्मीद लगा रहे थे उससे कहीं बेहतर लड़ी। और अब पूरे हमको ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ये शुभ दिन देखना पड़ेगा जब हिंदुस्तान का तिरंगा पूरे वर्ल्ड में फहरेगा, तो आप देखना गोल्ड मेडल के साथ हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? आपकी गांव की बेटी मेडल लाने वाली है, इतिहास रचने वाली है। रिकॉर्ड तो उन्होंने बहुत तोड़ ही दिए, पर इतिहास में आपके गांव का नाम भी और गांव की बच्ची का नाम भी है, दर्ज होने वाला है। इतना प्राउड फील हो रहा है कि बस पूछो मत। ठीक है, 56 इंच का सीना इसे कहते हैं, जो हमारा हुआ आज। हमारी बेटी ने हमारा 56 इंच का सीना कर दिया, और भगवान से दुआ कर रहे हैं अगली बार भी मेडल ले आए, और हमारी और बेटियां भी इससे प्रोत्साहन होके और बेटियां भी जाएं और मेडल लेके आए हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत बधाई हो विनेश को, हमारी बेटी जिंदाबाद। चलिए अब आपको कल मैच के बाद के सबसे खास और शानदार पल दिखाते हैं। विनेश फोगाट ने अपनी मां के साथ वीडियो कॉल की। इस दौरान मां को देख विनेश उत्साहित नजर आई। जीत के बाद अपनी मां को देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस बीच विनेश ने मां से वादा किया कि मां गोल्ड लाना है। सुनिए मां के साथ विनेश की बातचीत। वहीं जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा कल मेडल के लिए दांव लगाएंगे। इससे पहले उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए अपनी सीट बुक कर ली। नीरज ने अपने पहले थ्रो में 84 मीटर के क्वालिफिकेशन मार्क को बड़े अंतर के साथ पार कर दिया। अब देश उनसे गोल्ड की उम्मीद कर रहा है। गड़ गया भाला, धंस गई धरती, लाल के हुंकार से, भाले के प्रहार से, अदम्य साहस से, जोश और जज्बे के बल से पेरिस ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा ने अपनी चमक बिखेर दी। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए
क्वालिफाई कर पूरे हिंदुस्तान को खुशी में झूमने का बेहतरीन क्षण दे दिया है। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में उतरे और उन्होंने अपना पहला थ्रो 89.34 मीटर का फेंका, जो कि इनका सीजन बेस्ट थ्रो है। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ग्रुप को मिलाकर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा सबसे आगे रहे। उन्होंने 89.34 मीटर की दूरी तय कर पहला स्थान हासिल किया। उनके बाद दूसरे स्थान पर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स रहे, जिन्होंने 88.63 मीटर दूर भाला फेंका। तीसरे स्थान पर जर्मनी के जूलियन वेबर रहे, जिन्होंने 87.76 मीटर की दूरी तय की। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम 86.59 मीटर की दूरी के साथ कुल मिलाकर चौथे स्थान पर रहे। मतलब अगर क्वालिफिकेशन राउंड के प्रदर्शन को आधार माने तो नीरज चोपड़ा अपने विरोधियों से काफी आगे नजर आए, जिससे ये भरोसा बढ़ गया कि एक बार फिर वो टोक्यो ओलंपिक का सुनहरा इतिहास यहाँ भी दोहराने के लिए तैयार हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने 87.58 मीटर का थ्रो किया था। बड़ा आशीर्वाद था देश का उस बच्चे पर और वो कामयाब हुआ। सारे गाँव में और सारे देश में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है और आने वाला जो 8 तारीख का मैच भी होगा तो उसमें भी वो बेहतर प्रदर्शन करके अपने देश का मान रखेगा। साफ है, नीरज चोपड़ा पेरिस में गोल्डन थ्रो करने में कामयाब रहते हैं तो वो ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन जाएंगे। नीरज का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त यानी गुरुवार को होगा, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पेरिस से राहुल रावत और पानीपत से प्रदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल यानी गुरुवार को नीरज चोपड़ा मेडल के लिए भाला फेंकेंगे। ऐसे में जानना जरूरी है कि उनको कौन कौन से खिलाड़ी चुनौती दे सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड में 89.34 मीटर थ्रो फेंका था, जो उनका सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल गुंजा, देखिए नीरज को एंडरसन पीटर्स से फाइनल में चुनौती मिलने जा रही है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 88.63 मीटर भाला फेंका। इसी तरह जूलियन वेबर भी नीरज के सामने चुनौती होंगे, जिन्होंने 87.73 मीटर भाला फेंककर सबको चौंकाया। जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम भी नीरज को चुनौती देंगे, उन्होंने 87.59 मीटर थ्रो फेंका। इसी तरह जूलियस येगो भी नीरज को चुनौती देते हुए नजर आएंगे और भाला फेंकने की इनकी दूरी 85.97 मीटर थी। यह देखिए, इस बीच पेरिस ओलंपिक के हॉकी के सेमीफाइनल्स में भारत को जर्मनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी ने भारत को 3-2 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। अब ब्रॉन्ज मेडल की जंग में भारत का सामना स्पेन से होने जा रहा है। लड़कर हारे, जर्मनी ने मैच जीता, लेकिन हिंदुस्तान ने दिल जीता। गोल्ड की उम्मीद टूटी, ब्रॉन्ज की आस अब भी बरकरार। 60 मिनट तक जर्मनी और भारत के बीच शह और मात का खेल चलता रहा। टिकट टू फिनाले की इस जंग में हालांकि बाजी जर्मनी के हाथ रही, लेकिन हरमनप्रीत एंड कंपनी ने जिस अंदाज में जर्मनी को टक्कर दी, उसके गवाह करोड़ों फैंस बने। हिंदुस्तान को इस टीम के जज्बे पर फक्र है। मुझे कॉन्फिडेंस है, हर एक खिलाड़ी प्लेयर्स आज के मैच से कम बैक करेंगे और ब्रॉन्ज मेडल मैच जो स्पेन के साथ होने जा रहा है उसमें बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। देश के लिए रिपीट डेफिनेटली करेंगे ब्रॉन्ज मेडल और सीरीज के लिए भी डेडिकेट करेंगे, मुझे उम्मीद है। दोनों टीमों के बीच आखिरी कुछ मिनटों तक मैच 2-2 गोल की बराबरी पर था, लेकिन खेल खत्म होने से महज कुछ मिनट पहले जर्मनी ने गोल दाग दिया। इस तरह जर्मनी 3-2 से मैच जीतने में कामयाब रही। जर्मनी की ओर से गोंजालो पिलेट ने 18वें, क्रिस्टोफर रूहर ने 27वें और मार्को मिल्टकाओ ने 54वें मिनट में गोल किए। वहीं भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह ने 7वें और सुखजीत सिंह ने 36वें मिनट में गोल किए। अब फाइनल में जर्मनी गोल्ड के लिए हॉलैंड से भिड़ेगी, लेकिन भारत के लिए अब भी एक मेडल की उम्मीद बरकरार है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और स्पेन के बीच गुरुवार को टक्कर होगी। ऐसे में हर हिंदुस्तानी को ये भरोसा है कि हॉकी टीम स्पेन को मात देगी और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गोलकीपर श्रीजेश को शानदार विदाई देगी। पेरिस से राहुल रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भले ही हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई हो, मगर वो दिल जीतने में कामयाब रही। अब इन खिलाड़ियों के परिवार को टीम से ब्रॉन्ज मेडल जीतने की उम्मीद है। Today we lost in the semi-finals. Our gold medal hope is over now, but still there is hope for the bronze medal, and I am very much confident in the team and Srijesh. They will achieve a bronze medal for our country and will make our country proud. बी के अंदर सबसे पहले तो एग्जीक्यूशन हमारा अच्छा नहीं रहा आज। बॉल बहुत अच्छी मिली है, सिर्फ गोलकीपर को बीट करना था, वहाँ पे भी हम बीट नहीं कर पाए हैं, तो हमें वहाँ पे सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा। प्लस बॉल जितना होल्ड कर सके फोर्थ क्वार्टर में वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी नहीं कर पाए। प्रेशर गेम था, मैं समझ सकता हूँ, प्रेशर सब पे था, इसलिए शायद ये त्रुटियां हुई, पर ये चीज़ हम ओवरकम करेंगे और मेरे ख्याल से आने वाले जो थर्ड पोजीशन के लिए मैच है, जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच है हमारा स्पेन से, हम उसको जरूर जीतेंगे। पूरी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया और टीम को क्या है कि नाम एक थोड़ा सुझाव ये है कि जैसा भी मतलब हमारे को जितना भी ज्ञान है ना, तो एक मतलब एक बहुत से मौके मिले इंडियन टीम को, है नहीं, एक गोल के लिए भी, स्ट्रोक के लिए भी बहुत अच्छे मौके मिले, लेकिन थोड़ा अपने आप को संभाल कर रखते तो बहुत कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई। हमारे पास एक मौका है, मेडल ला सकता है। हाँ, मेडल ला सकता है, एक मौका हमारे पास है, उस मेडल के लिए बेचैन मेहनत की और भगवान का नाम लेकर परमात्मा पूरी टीम को हम ये आशीर्वाद देते हैं, स्ट्रॉन्ग रहो और अपने आप को संभालो, और कोई नहीं, सब पूरे हिंदुस्तान के पूरे हरियाणा का आशीर्वाद आप लोगों के साथ, और मेडल जरूर आएगा। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जहां बाढ़, बारिश और सैलाब देखने के लिए मिल रहा है। वाराणसी के 40 से ज्यादा घाटों की सीढ़ियां पूरी तरीके से गंगा में डूब गई हैं और गंगा तेजी से खतरे के निशान के करीब बढ़ रही है। लिहाजा घाट पर होने वाली आरती को अब नदी के किनारे पर नहीं किया जा रहा। लगातार 4 बार गंगा आरती का स्थान बदलने के बाद अब दशाश्वमेध घाट में सीढ़ियां पर नहीं बल्कि एक छत पर गंगा आरती की व्यवस्था की गई। ये तस्वीरें देखिए, जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ रहा है, जगह भी बदली जा रही है। वहीं उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बादल फटने से केदार घाटी में फंसे तीर्थ यात्रियों को बचाने का मिशन तेजी से जारी है। मंदाकिनी नदी पर सेना ने फिर से ब्रिज बना लिया है, जिससे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ब्रिज की मदद से जवान यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 15,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 6 लोग लापता हैं। जल्द ही केदार यात्रा की शुरुआत होगी। 1 सप्ताह में पैदल यात्रा भी शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बांग्लादेश में सियासी उठापटक के बाद अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन में एक मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया। मीटिंग में आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेताओं के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी हिंडन एयरबेस पर बने सेफ हाउस में ही हैं। बांग्लादेश इस समय बेहिसाब अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। तख्ता पलट और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग जाने खड़े होने के बाद उनकी पूर्व कैबिनेट के मंत्रियों पर एक एक कर गाज गिरनी शुरू हो गई है। खबर यह है कि बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद को ढाका एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अब सभी की निगाहें इस शख्स पर हैं। ये है 84 साल के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। यूनुस की पहचान बैंकर के तौर पर रही है। अब वो बांग्लादेश में उभरे नए समीकरणों के बीच एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। दरअसल बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन यानी वहां के राष्ट्रपति भवन में एक बैठक हुई। इसमें मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। इस बैठक में प्रदर्शनकारी छात्र और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि छात्र नेताओं की मोहम्मद यूनुस से भी बात हुई थी। इसमें मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का जिम्मा संभालने पर हामी भर दी। न्यू सिस्टम दैट वी आर लुकिंग फॉर, दैट्स व्हाट हमें नए सिस्टम की जरूरत है। मैं युवा शक्ति को बढ़ावा देता हूं क्योंकि वो करना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस इन दिनों विदेश में हैं।
वो ओलंपिक समिति के न्योते पर फ्रांस गए थे, लेकिन अभी वो विदेश में अपना इलाज करवा रहे हैं। चर्चा है कि अब वो जल्द बांग्लादेश लौट सकते हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अचानक अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस वहां के सत्ता के गलियारे में सबसे अहम शख्सियत बन गए हैं। वैसे ये सब एक दिन में नहीं हुआ। मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को चटगांव में हुआ था। उस समय चटगांव आजादी से पहले भारत का हिस्सा था। मोहम्मद यूनुस को साल 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने साल 1983 में इसकी स्थापना की थी। तब इसका मकसद उन लोगों, खासकर महिलाओं को छोटे लोन देना था, जिन्हें अमूमन लोन मिलना काफी मुश्किल होता था। दावा है कि इस बैंक का असली उद्देश्य लोगों को गरीबी से बाहर निकालना रहा है। I'm a very simple citizen. मैं साधारण आदमी हूँ। मैं छोटे छोटे तरीकों से मदद करना चाहता हूँ। वैसे बांग्लादेश के मामलों की जिन लोगों को समझ है, वो ये जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना हमेशा से एक दूसरे के आलोचक रहे हैं। माना जाता है कि इसी वजह से अक्सर यूनुस जांच के दायरे में भी आए। इसी साल 2024 में मोहम्मद यूनुस को लेबर लॉ तोड़ने के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। ये असल मामला मोहम्मद यूनुस की नॉन प्रॉफिट कंपनी ग्रामीण टेलीकॉम से जुड़ा है। उन पर आरोप लगाया गया कि कंपनी के जिन 67 कर्मचारियों को स्थायी किया जाना था वो नहीं किया गया। साथ ही कर्मचारी कल्याण कोष नहीं बना और डिविडेंड भी कर्मचारियों को नहीं मिला। I don't have to explain the basis of those मुझे उस केस के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ये बेबुनियाद है। ये केस नए नहीं है। हालांकि अब समय बदल चुका है। इस केस की फाइलें अब हिंसा की आग में राख बनकर उड़ चुकी हैं और मोहम्मद यूनुस एक नई भूमिका में सबके सामने आ गए हैं। शेख हसीना सत्ता से ही नहीं बल्कि अपने देश से भी बाहर हो चुकी हैं, जबकि यूनुस देश में न होते हुए भी बांग्लादेश के लिए सबसे अहम कड़ी बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात देश के पहले एआई आंगनवाड़ी केंद्र की कर ली जाए। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोर्टी गांव में स्थित है, जहां बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम में बेसिक शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। खेल खेल में एआई से पढ़कर बच्चे तो खुश हैं ही, उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स भी बहुत खुश हैं। नाचते गाते झूमते ये नौनिहाल खेल खेल में आ आ ई को जान रहे हैं और का खा गा को पहचान रहे हैं। पोयम्स, राइम्स सब गुनगुना रहे हैं, उन पर झूम रहे हैं। तरीका नया नहीं, लेकिन जिस माध्यम से ये बच्चे सब सीख रहे हैं वो है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाजियाबाद के मोर्टी गांव के ये बच्चे देश के उस आंगनबाड़ी केंद्र में प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं जो यूपी का पहला एआई आधारित शिक्षा देने वाला केंद्र बन गया है। गाजियाबाद का मोर्टी पहली ऐसी जगह बना है जहां देश भर में पहला ऐसा आंगनवाड़ी खोला गया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान न ले, उन्हें डिजिटल युग से जोड़ने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोर्ड बनाया गया है। बच्चों की पढ़ाई का फीडबैक भी लिया जाए, इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है। ये पहली बार है जब बच्चों को एआई आधारित बेसिक शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। आंगनबाड़ी के स्मार्ट क्लासरूम में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ते बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं, बल्कि उन्हें सब अच्छे से याद भी हो रहा है और उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों की रुचि बढ़ने और बच्चों की खुशी देखकर फूले नहीं समाते हैं। बच्चे तो बहुत ही खुश है, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और तो और बच्चों को ले लेके रोज आते हैं। नए नए बच्चे आ रहे हैं देख के यहाँ का। नौनिहालों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शिक्षा देने के लिए
आंगनबाड़ी की सहायिकाओं और शिक्षकों को भी एआई बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बोला गया है कि इनकी अलग से ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बेस पे फिर आगे ये पढ़ाएंगे। मैं ये देख रही थी, इसमें हमारी एक पहल पुस्तिका होती है, वो भी कंटेंट इन्होंने इसमें डाला है। उस पहल पुस्तिका के आधार पे इनका पूरा एक प्लान होता है कि इनको कैसे कैसे कितने टाइम में कितना पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो सब पहल पुस्तिका के अनुसार ही इनको पढ़ाना होता है। वो कंटेंट भी इन्होंने इसमें डाला है, उसके बिहाफ पे ही ये आंगनवाड़ी बच्चों को पढ़ा सकती है। बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन, सेटरी क्लब और एक स्टार्टअप कंपनी ने मिलकर ये अनूठी पहल की है। अब गाजियाबाद में 100 ऐसे ही आंगनबाड़ी होंगे जहां एआई आधारित क्लासरूम बनेंगे। हाल ही में मोटरी में देश के पहले एआई आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन यूपी की गवर्नर आनंदीबेन ने किया। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आंगनवाड़ी से जोड़ा गया है। ये एक नया प्रयास है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब स्कूल की जगह आंगनवाड़ी तक एआई की पहुंच गई है और अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के तमाम जो आंगनवाड़ी है वहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चे पढ़ते नजर आएंगे। खुद आनंदीबेन पटेल ने भी ये बात कही कि नौनिहाल को जब बेसिक एजुकेशन इस तरह की दी जाएगी तो जब वो स्कूल पहुंचेंगे तो उनका बेस मजबूत होगा और जब बेस मजबूत होगा तो आने वाले दौर में वो और बेहतर शिक्षा को समझ पाएंगे और उसे समझने के साथ आगे पढ़ पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जगन्नाथ के साथ नीतू झा, गाजियाबाद। गुजरात के सूरत में लाजपोर सेंट्रल जेल मिसाल बन गई है। दरअसल वहां कैदियों के लिए खास सुविधा की शुरुआत की गई है ताकि यहां से निकलकर जाने वाले कैदी अच्छे इंसान बन सके। वैसे भी जेलों का मतलब सिर्फ कैदियों को रखना ही नहीं बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना भी है। सबसे पहले आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं निलेश प्रताप यादव। कानों में हेडफोन लगे हैं और सामने माइक रखे हैं। बगल में पुलिस जवान भी हैं। आप थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे कि ये कौन सी जगह है, तो हम आपको बता दें कि ये जेल की तस्वीरें हैं जहां एक अनोखा रेडियो स्टेशन बनाया गया है। द्रविड़ भाई के इस आर्टिकल के साथ अपने जज्बातों को जोड़े, जैसे हम और आप एक दूसरे से जुड़े हैं। हम जानते हैं कि हम एक अलग परिवेश में एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन विचारों को उत्तम रखें। दरअसल लाजपोर सेंट्रल जेल में कैदी और जेल प्रशासन मिलकर इस रेडियो स्टेशन को चला रहे हैं। इसका नाम रेडियो प्रिजन लाजपोर लाइव रखा गया है। विद धनुष पड़वी, दिस इज निशांत व्यास साइनिंग ऑफ। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सुनते रहें रेडियो प्रिजन लाजपोर लाइव। इस रेडियो स्टेशन के जरिए कैदियों का न सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि उन्हें किसी भी तरह की मदद या सूचना देनी हो तो वो भी पहुंचाई जाती है। इस रेडियो स्टेशन में कैदियों की ओर से लिखी गई अच्छी बातों को भी रेडियो के जरिए सभी कैदियों को सुनाया जाता है। आरजे नहीं है, आरजे होना बाहर एक ख्वाब था जो वैसे जेल में किसी के पूरे होते नहीं है। मेरा ख्वाब यहाँ आके पूरा हुआ है। हम मनोरंजन के लिए स्पेशली 2 चीजें, एक तो हिंदी गाने बजाते हैं सर, उनकी फरमाइशें भी जहां तक हो सके शामिल करने का प्रयास करते हैं जो बंदीवानों के द्वारा दी जाती है। और हमारे ज्यादातर बंदीवान गाने बैठ के सुनते हैं, सुकून से सुनते हैं, हमको उनका रिव्यू भी मिलता है। इसके अलावा रेडियो से हम 2 प्रोग्राम किया करते हैं। एक ये आज का दिन खास करके होता है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल पॉपुलर डेज का सेलिब्रेशन होता है। जैसे लास्ट वीक पेरेंट्स डे का सेलिब्रेशन यहाँ से किया गया था, अभी फ्रेंडशिप डे का, तो उनके बारे में बंदीवानों को बताया जाता है गानों के साथ। तो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ वो उन दिनों के बारे में जानते हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि उसे इन कैदियों की मानसिकता को सुधारने के लिए यह तरकीब सूझी, लिहाजा जेल में ही रेडियो प्रिजन का सेट तैयार किया गया, जहां कोई बाहर का आरजे नहीं है बल्कि एक कैदी और जेल प्रशासन का एक सिपाही यहां पर आरजे की भूमिका निभा रहे हैं। कि रेडियो प्रिजन के माध्यम से पूरी जेल के सभी यार्ड और बैरक ये सबको स्पीकर के माध्यम से कनेक्ट किया गया है और यहाँ जेल के बंदीवान द्वारा और जेल के पुलिसमैन के द्वारा उसका मतलब ऑपरेटिंग किया जाता है। डेली उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि मॉर्निंग में आरती से शुरुआत होती है और उसके बाद न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, वो बंदीवान के द्वारा सबको सुनाई जाती है ताकि पूरी जेल में सबको बाहर के न्यूज़ से वो अवगत हो सके। उसके बाद में म्यूजिक,
रिलीजियस सॉन्ग्स, ऐसे लाइट मतलब पॉजिटिव के एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग म्यूजिक वगैरह बजाते हैं। यहाँ कैदियों को अलग अलग समय पर नए और पुरानी फिल्मों के गीत सुनाकर भी उनका मनोरंजन किया जाता है। यही नहीं, अगर किसी कैदी की ओर से कोई गाने की फरमाइश की जाती है तो उसकी फरमाइश के आधार पर भी गाना चलाया जाता है। जी, सुबह 7 बजे यहाँ से आरती से शुरुआत होती है। यहाँ पे सब देखना मेरा काम है। यहाँ पे कोई ऐसा सॉन्ग नहीं बजना चाहिए कि जो कैदी है उसको कोई ठेस पहुंचे, ये उसकी मनोभावना दुख है। और यहाँ पे सबको मनोरंजन देना मेरा काम है। यहाँ ये सब नए नए कैदी आते हैं, वो अपने केस के लिए वो नए आते तो टेंशन में जरा अपने डिप्रेशन में रहते। तो मेरा काम है कि नए सॉन्ग सुना के उसकी फरमाइश बजा के लोगों को एंटरटेनमेंट करना है। अच्छा, तो इसके लिए आपने किस तरह के गीतों का कलेक्शन भी किया? क्योंकि यहाँ से बजाना है तो गीतों का कलेक्शन भी होगा आपके पास। कितने गीतों का कलेक्शन किया है? मेरे पास 2000 से 3000 सॉन्ग है, जो जिसमें 17 से लेके 2024 तक जितने गाने सभी मेरे पास कलेक्शन है। जाहिर है ये पहल वाकई शानदार है। वैसे भी जेल का मतलब केवल कैदियों को रखना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना भी होता है, ताकि वो यहाँ से निकलकर अच्छे इंसान बन सकें। संजय सिंह राठौड़, सूरत, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश भर में इसकी तैयारियों की तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अमूमन रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती है, लेकिन नागपुर में बच्चों ने अपने हाथों से सरहद की रक्षा करने वाले शूरवीरों के लिए राखियां बनाई है। यानी जो जांबाज धूप छांव की फिक्र किए बगैर त्योहारों पर भी अपने परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल किया गया। नागपुर में सेना के जाबाजों को कुछ इस तरह राखी बांधी गई। इसी महीने देश की आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन है, लिहाजा प्रहार मिलिट्री स्कूल के छात्र छात्राओं ने 2.5 लाख राखियां बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए भिजवाई। इस मौके पर वहां खुद आर्मी पोस्टल सर्विस के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल MK खान भी मौजूद रहे। कितनी राखियां भेजी गई, कितनी संस्थाओं ने भाग लिया और प्रहार मिलिट्री स्कूल ने कितनी राखियां टोटल भेजी? बहुत खुशी होती है बताते हुए कि प्रहार समाज जागृति संस्था ये जब से शुरुआत हुई है इस संस्था की 1994 तब से राखियां भेज रही हैं सैनिकों को। क्योंकि देखिए, हम राखी अपने भाई को बांधते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, तो सैनिक भी हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो यही एक प्रेम की भावना, एक कृतज्ञता का भावना सैनिकों को दिखाने के लिए हम लोग हर साल राखियां भेजते हैं। बताया गया है कि इस साल पहले के मुकाबले 1 लाख ज्यादा राखियां जवानों के लिए भेजी गई। ये सभी राखियां नागपुर के 20 से ज्यादा स्कूलों की ओर से भेजी गई हैं। इन राखियों के डिब्बे में बच्चों ने कुछ संदेश, कुछ पत्र भी लिखे हैं, ताकि जवान अपने को अकेला न समझे। बच्चों ने काफी सारी चिट्ठियां भी लिखी हैं सैनिकों को, और बड़ी प्यार भरी चिट्ठियां लिखी हैं सैनिकों को। अपनी तरफ से कुछ ड्राइंग वगैरह किया है, कुछ संदेश लिखे हैं, कुछ बच्चों ने तो कविताएं भी लिखी हैं। तो ऐसे एक आम नागरिक का सैनिकों के प्रति क्या भाव होता है, क्या भावना होती है, और एक सैनिक दिन रात एक करके सीमा के ऊपर खड़ा होता है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खुले आसमान में सांस ले पाते हैं। तो ये जो एक भावना है, ये बच्चों ने बहुत सुंदर सी उतारी है कुछ चिट्ठियों में। जाहिर है, अमूमन त्योहार के मौके पर हमारे जाबाज जवानों का दिन और रात सरहद पर कटता है, लेकिन अगर ऐसे तोहफे देशवासियों से मिलेंगे तो फिर उन्हें अपने परिवार की कमी थोड़ी कम महसूस होगी। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।